हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई लिखाई काफी बेहतरीन चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो जैक बोर्ड के मेरे छुटकू छुटकू प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, यानी इस साल। और वो लोग का पेपर होने वाले हैं क्या, इकोनॉमिक्स का 18 तारीख और 20 तारीख को, यानी कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स आप कोई भी स्ट्रीम के हो। और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उन बच्चों का काफी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हो गया, यानी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है किसका, मॉडल पेपर का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप कब डालोगे? तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर का जो आप लोगों का सवाल है वो कैसा रहेगा और किस किस टाइप का आंसर लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है कि अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं और अधिमान वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अधिमान वक्र या तट स्थिरता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाने वाला ग्राफ होता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, यानी समान रूप में संतुष्टि मिलेगा। यह वक्र ग्राफिकल उपकरण है। अधिमान वक्र की मदद से उपभोक्ता की पसंद और संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। यानी ये तट स्थिरता वक्र जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई दो वस्तु का हम लोग क्या लेते हैं, दो वस्तु का कोई डेटा लेते हैं, संयोजन करते हैं और उसी में उस डेटा के अनुसार उपभोक्ता को समान रूप में संतुष्टि का लाभ मिलता है। अधिमान की विशेषताएं क्या है? देखो, ये नीचे की ओर से ढलाव वाला होता है। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये उत्तल होते हैं। और उसके बाद अधिमान वक्र विश्लेषण कर्मवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है। उसके बाद अधिमान वक्र की मदद से यह पता चलता है कि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की मात्रा में कमी को दूसरी वस्तु की मात्रा में बढ़ाकर कैसे संतुलित करता है। और अधिमान वक्र उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि देने वाला विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है। और जो अधिमान वक्र है यानी तट स्थिरता वक्र जो है उसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है? देखो ऐसे बनता है, ये ऐसा वाला। ठीक है, समझ गया ना। और जो हम लोग का ये बनता है उत्पादन संभावना वक्र, वो कैसे बनता है? उत्पादन संभावना वक्र बनता है ऐसे करके, ऐसे। डन। तो ये वाला चीज याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और अच्छा, एक पॉइंट है, अधिमान वक्र उपभोक्ता को दिखाए गए संज्ञानों में संयोजन के लिए समान वरीयता दर्शाता है। ठीक है, यानी सेम सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, समान संतुष्टि है ना, समरूप संतुष्टि, उसको दर्शाने में अधिमान वक्र काम में आता है। जब भी आप लोगों के पास 1 नंबर का प्रश्न, सॉरी 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप लोग कम से कम 1 पेज का उत्तर उसमें लिखिएगा। सवाल नंबर 18 क्या है? एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत क्या होता है? ठीक है, वे किस प्रकार संबंधित है? देखिए, किसी फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई है कि कुल लागत यानी टीसी बराबर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत होता है। उसके बाद कुल स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ नहीं बदलती। ठीक है, यानी वो उत्पादन जैसा भी हो, आउटपुट जैसा भी निकले, वो हमेशा स्थिर रहती है। कुल परिवर्ती लागत उत्पादन में होने वाली सभी खर्चों का योग है। ठीक है, और कुल परिवर्ती लागत जो होता है वो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बदलती है। कुल स्थिर लागत है, कुल परिवर्ती लागत। फर्म के खर्चों के दो प्रमुख प्रकार हैं। एक कुल स्थिर लागत, ये लागत उत्पादन के स्तर में बदलाव के बावजूद स्थिर रहती है, यानी कुल ये जो लागत है कौन? कुल स्थिर लागत। और यह उन सभी सुसंगत गैर परिवर्तनीय खर्चों का योग है जो किसी कंपनी को चुकाने पर होता है। उसके बाद है जैसे किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, उसके बाद बीमा प्रीमियम और उपकरण मूल्य ह्रास कुल स्थिर लागत के उदाहरण है। और कुल परिवर्ती लागत कैसा होता है? ये लागत उत्पादन के स्तर में बदलाव के साथ बदलती है। ये उत्पादन के कारकों में जुड़ी लागत होती है। कच्चे माल की लागत, स्थानीय कीमत आदि कुल परिवर्ती लागत के उदाहरण होते हैं। और हम एक चीज बता के चलना चाहते हैं कि इसका जो वक्र होता है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए यहाँ पे ये होता है मेरा क्या? टीएफसी। टीएफसी का मतलब होता है कुल स्थिर लागत। ठीक है,
समझ गया ना बात को। हाँ, और उसके बाद है ये वाला मेरा होता है क्या, ये वाला और ये वाला, ये टीसी और ये वाला टीवीसी। समझ गए? यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कुल लागत, और कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत, ऐसा उसका वक्र बनता है, बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में अंतर कीजिए। देखिए बाजार कीमत वह कीमत होती है जिस पर कोई वस्तु या सेवा वर्तमान में बाजार में बेची जाती है, एक मिनट, वर्तमान में क्या होती है, बेची जाती है। वही सामान्य कीमत वो कीमत होती है जो किसी वस्तु या सेवा की औसत कीमत होती है। बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर इस प्रकार है, देखो औसत कीमत बोला ना, जैसे मान लो पेट्रोल का दाम जो अभी है वो मेरा है साधारण कीमत, और जो तुम्हारा बाजार कीमत, और जो बाजार कीमत है और सामान्य कीमत जो है वो होता है क्या, सामान्य कीमत जो होता है, जैसे मान लो 4 साल में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा और घटा है, वो सामान्य कीमत। और बाजार कीमत जो होता है मेरा, वो जो अभी चल रहा है, ठीक है, गलती से हम सामान्य कीमत बोल दिए थे, जो बाजार कीमत होता है जो अभी चल रहा है वो होता है। अच्छा, उसके बाद है बाजार कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है, यानी जो बाजार कीमत है वो डिमांड और सप्लाई जहां पे कटता है वो वहां पे तय होता है। जैसे वक्र उसका कैसे बनेगा, जैसे ऐसे करके बनता है ना, ये मांग वक्र है और ये आपूर्ति वक्र है, ये दोनों यहाँ पे कटा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, प्राइस यानी कीमत हो जाएगा, बाजार कीमत, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, हाँ, वही सामान्य कीमत उत्पादन लागत पर आधारित होती है, यानी कि जितना हमको एक सामान बनाने में खर्चा हुआ है उस हिसाब से हम सामान का दाम रखेंगे, वो हो गया सामान्य कीमत। बाजार कीमत अस्थिर होता है जबकि सामान्य कीमत स्थिर होता है। उसके बाद बाजार कीमत किसी विशेष समय पर प्रचलित होती है, वही सामान्य कीमत दीर्घकालिक संतुलन में होती है। बाजार कीमत का इस्तेमाल तत्काल वाणिज्यिक फैसले लेने में किया जाता है, ठीक है। बाजार कीमत बाजार में वस्त्र या सेवा की बिक्री की कीमत होती है, जबकि सामान्य कीमत उत्पादन लागत पर आधारित होती है। डन, तो चलो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय की गणना आप कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। देखिए जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जीडीपी में से कुछ घटकों को घटाना और कुछ घटकों को जोड़ना होता है। राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा उत्पन्न की गई आय का योग है, वही जीडीपी में सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ये कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले जीडीपी की गणना करें, जीडीपी में से उन आय को घटाए जो विदेशी निवेशियों को जाती है, जीडीपी में उन आय को जोड़े जो विदेशी विदेशी निवासियों द्वारा देश में उत्पन्न की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए ये विधियां अपनाई जा सकती है, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, वस्तु सेवा रीति, आय प्राप्ति रीति, उपभोग बचत रीति, यानी जो उपभोक्ता बचाता है यानी जो सेव करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को मापती है, इससे देश के जीवन स्तर, जनसंख्या के वितरण, आय के वितरण और आर्थिक नीतियों को प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। तो 22 नंबर सवाल देखिए क्या है, मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य का वर्णन करें। देखिए जो 21 नंबर सवाल है आप लोगों के पास, जो आपका गुणक का सवाल है ना, आय गुणक जिसको बोलते हैं, इनकम मल्टीप्लायर, ठीक है। वो जो सवाल है, वो सवाल का जो डेटा है, जो दिया गया सवाल में जो नंबर है वो कुछ पूरा नहीं है, उसमें कुछ अधूरा शायद छूट गया है, ठीक है, इसीलिए वो सवाल को हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक। तो चलो बाद में हम देख लेंगे, अगर वो सवाल बन गया या फिर ऐसा समझ में आया कि हाँ यहाँ पे क्या छूटा है तो हम फिर बता देंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। और ये बता देंगे उस वीडियो में भी कि ये उस मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक। तो चलो 22 नंबर, मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य का वर्णन करें। देखो मुद्रा वो वस्तु है जिसका इस्तेमाल वस्तु और सेवाओं की खरीद और फरोख्त में किया जाता है। मुद्रा के जरिए लेन देन आसान होता है। मुद्रा के कई कार्य होते हैं, जैसे कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, भंडार का माध्यम, ऋण का माध्यम, अस्थगित भुगतान का मानक, ठीक है। और एक आप चीज लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो हार्टले विदर है, क्या है, हार्टले विदर, वो कहते हैं मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या बोले, मुद्रा वो है जो कि मुद्रा का कार्य करे, ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे, ये है मुद्रा का परिभाषा, ठीक है। अगर पूछेगा कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए तो आप लोग लिखिएगा क्या, हार्टले विदर के अनुसार मुद्रा वो है जो कि मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, मुद्रा को करेंसी भी कहा जाता है। मुद्रा किसी देश की सरकारी व्यवस्था बनाती है। भारत में रुपये और पैसे मुद्रा है।
मुद्रा के जरिए किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत का पता चलता है। ठीक है। मुद्रा के जरिए व्यापारिक गतिविधियां संभव होती है। मुद्रा के जरिए ऋण लेने और चुकाने का काम किया जाता है, यानी या तो हम ऋण लेंगे या तो हम ऋण देंगे। मुद्रा का इस्तेमाल न्यायालय में वैध निविदा के तौर पर भी किया जाता है। मुद्रा का मुख्य कार्य है खाते की इकाई, विनिमय का माध्यम, मूल्य की एक इकाई। ठीक है, एक इकाई, और अस्थगित भुगतान का एक मानक। जैसे खाते की इकाई क्या है, देखिए मुद्रा खाते की एक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। यह वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक आम उपाय है। इसके माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य को मापा जा सकता है। मूल्य का स्टोर, यानी मूल्य का जो स्टोर करते हैं हम लोग, मूल्य की स्टोर के रूप में मुद्रा कोई अद्वितीय चीज नहीं है। उल्लेखनीय है कि हर चीज की मूल्य में वृद्धि होती है और घटती भी है। जैसे कला, भूमि, डाक टिकट आदि मानी के रूप में मूल्यांकित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुद्रा का मूल्य मुद्रा स्फीति पर कम होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से किसी भी चीज तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद है स्थगित भुगतान के मानक। इसका इस्तेमाल किसी भी ऋण को देने में किया जा सकता है, साथ ही न्यायालय में वैध निविदा के रूप में भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बैंकों में भी। इसका इस्तेमाल ऋण देने और ब्याज से मुक्ति हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थगित भुगतान के मानक मतलब मान लो किसी से हम ऋण लिए हैं और उसका अभी तक हम भुगतान नहीं किए हैं, तो जब बाद में भुगतान करेंगे तो किस में करेंगे, पैसा में ही करेंगे, यानी कि मुद्रा में ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोग का था मॉडल सेट का कुछ सवाल था जो कि आप लोग का आने वाला है 5 नंबर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। हो सकता है, हम इसका गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है कि यही सब सवाल आपको क्या बोर्ड एग्जाम में पेपर में देखने को मिले। यही सब में से कुछ कुछ सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोस आए आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। सारे दोस्तों तक शेयर करना, चाहे वो आर्ट्स के दोस्त हो, कॉमर्स के दोस्त हो, या फिर साइंस के दोस्तों। अगर आप लोग का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत शानदार शानदार वीडियो आप लोगों के पास मैं लेके आऊंगा। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता तब तक मैं आप लोग का साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आप लोग के साथ आपके टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग शिक्षक वर्ग भी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।